इस हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी 2025 के लिए हमारी चौथी क्लास है। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हों तो उनको पता होगा कि हमने बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में आप आर्थिक नियोजन पढ़ेंगे। जो अभ्यर्थी नए जुड़े हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अगर उनको इकोनॉमी शुरुआत से एंड तक एक सही वे में और क्वेश्चंस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में करता है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं आपसे, तो आप स्टार्टिंग से क्लास को लीजिए। सबसे पहले आप ओरिएंटेशन क्लास लीजिए जिसमें हमने स्ट्रेटजी की बात की है। इसके बाद आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आज की जो 4 क्लास होगी इसको लें। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें, फिर विश्वास मानिए प्रीलिम्स में आपके इकोनॉमी के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम स्टार्टिंग करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा आर्थिक नियोजन। फर्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय आय पढ़ लिया था हमने। राष्ट्रीय आय से संबंधित जो अन्य अवधारणाएं थी उनको भी हमने पढ़ लिया है। हमने अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को भी पढ़ लिया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ये भी पढ़ लिया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आर्थिक नियोजन की। देखिए, जैसे कि हमने आप सभी से बार बार बोलते हैं कि आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए। अगर नहीं है अभी तो क्लास को पॉज कीजिए और कॉपी पेन उठाइए और सारा नोट्स बनाइए। अब आप हेडिंग डालेंगे क्या? विश्वेश्वरैया योजना 1934। देखिए, सबसे पहले तो हेडिंग आपने डाल ली है। हेडिंग के ऊपर आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लिया होगा आपने, आर्थिक नियोजन। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज चाहे वो छोटे स्तर पर हो, छोटा स्तर क्या है? मान लीजिए परिवार के स्तर पर, परिवार के स्तर से भी छोटा स्तर क्या होता है? व्यक्तिगत स्तर। व्यक्तिगत स्तर मतलब क्या है? आप खुद के मानकर चलिए। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्रीलिम्स 25 देने वाले हैं, 26 देने वाले हैं। आपकी एक प्लानिंग होती है कि मैं इस महीने ये करूंगा। और ये तो हुई आपकी कौन सी? 2 प्रकार की प्लानिंग होती है आपकी। एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। तो मैक्रो में क्या बोलते हैं कि आप बोलेंगे कि मैं 6 महीने में प्रीलिम्स का ये सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा और इन 6 महीने में ऑप्शनल इतना खत्म कर दूंगा। ये हुई मैक्रो। जब आप माइक्रो प्लानिंग करते हैं तो माइक्रो प्लानिंग आप प्लानिंग कैसे करते हैं कि पॉलिटी को मुझे सेक्शन वाइज 3-3 दिन लेकर पढ़ना है। फिर ज़्यादा माइक्रो में जाते हैं आपकी डे वाइज देखते हैं तो मुझे पर डे 2 टॉपिक पॉलिटी के पढ़ने हैं। तो ये होती है प्लानिंग। तो उसी तरह अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भी हमको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन या बोलते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देखिए, अब देखिए ये कब देखेंगे? वर्तमान में भी हम प्लानिंग करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आज़ादी हमको 1947 में मिली अंग्रेजों से तो अर्थव्यवस्था तभी उत्पन्न हुई हो, तो तभी मनाया जा रहा हो कि नियोजन करना है। नहीं, आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया शुरुआत से ही आ रही है। शुरुआत से देखा तो कहाँ से? ये 1800 या 1900 शताब्दी की बात नहीं है, बल्कि ये बात है सिंधु घाटी सभ्यता से। उस समय भी आर्थिक नियोजन होता था। जैसे आपने पढ़ा होगा उसका नगरीय नियोजन, उस समय आर्थिक नियोजन भी भली भांति रूप से होता था। तो हम बात करेंगे सिर्फ इतना कि जब स्वतंत्रता का समय चल रहा था, स्वतंत्रता संघर्ष का समय चल रहा था, तब कैसे कैसे भारतीय लोगों ने, भारतीय जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने किस प्रकार योजनाएं बनाई। भारतीय बिजनेसमैन थे, भारतीय नेता थे जो तो स्वतंत्रता संघर्ष में लगातार जुटे हुए थे, उन्होंने इकोनॉमी की ओर कैसे ध्यान दिया और क्या क्या प्लानिंग की थी। तो देखिए, अब इसमें हम सबसे पहला नाम देखते हैं, वो है विश्वेश्वरैया योजना 1934। आयात से पहले की बात है। तो उनकी द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया लिखिए। इसमें उन्होंने बताया, क्या बताया? इसका नाम लिखिए पहले, द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस बुक में उन्होंने क्या बताया कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था भी गिर चुकी है। देखिए, एक चीज और जानने की है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप क्या क्या पढ़ते हैं? आर्ट ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियां, यानी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां क्या थी। तो आप एक चीज देखेंगे, उनको भारत के आर्थिक नियोजन से कोई भी मतलब नहीं था। आर्थिक नियोजन से कोई भी मतलब नहीं था। यानी उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि धन को कैसे भी ब्रिटेन ले जाना है, खुद की जो पूर्ति है वो कैसे करना है। उनको देशवासी और इस देश से कोई मतलब नहीं था, ना उनको संसाधनों से मतलब था। उनको यहाँ पर ये भी मतलब नहीं था कि यहाँ के जो संसाधन हैं वो सतत हैं या नहीं, या हम उनको सतत विकास में हम इन देशवासियों को भागीदारी करवा रहे हैं या नहीं। सतत विकास हमने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, तो आप समझे होंगे सतत विकास क्या होता है। तो
अंग्रेजों ने तो इसमें क्या किया, इग्नोर मार दिया इस चीज़ को, लेकिन जो हमारे पढ़े लिखा नेता थे, उद्योगपति थे, आदि जो भी हमारे भारतीय लोग थे, उन्होंने क्या सोचा, जिसमें एम विश्वेश्वरैया का नाम भी सबसे ऊपर है। अब इन्होंने एक योजना बनाई, द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान में, उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताया, उस समय टाइम कब था, 1934 में, कि हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो बिखर रहा है। बिखरने से क्या मतलब है कि चारों तरफ अकाल पड़ रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, कपड़ा पहनने को कपड़ा नहीं है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है, यानी जीडीपी पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो गई है। और इसी के साथ ही हम किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं करें, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, तो वो जाहिर सी बात है कि वो नहीं होगा, क्योंकि हम किसी दूसरे की गुलामी में भी जी रहे हैं, सीधा सा। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, क्योंकि देखिए इस समय तक प्रांत मतलब सरकार हमारी आ गई थी, प्रांतों में तो लगभग कांग्रेस की कई प्रांतों में सरकार आ गई थी, तो इसने बोला कि प्रांतों में जो जो सरकारें भारतीय हैं और जिनका भारतीय सरकारों का वहाँ पर उनको हक है, यानी अधिकार है वहाँ पर चेंज करने का, तो वो क्या करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद की तरफ ले जाएंगे। ये पूंजीवाद का जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी, वो होगी अमेरिका की तरह। उन्होंने अपने बुक में खुद लिखा कि मुझे मतलब हमको अमेरिका का जो पूंजीवाद है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि हस्तक्षेप सिद्धांत। अब हस्तक्षेप सिद्धांत के बारे में इन्होंने बात की। हमने ये पढ़ा कि हस्तक्षेप सिद्धांत क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि विश्वेश्वरैया जी क्या बोलना चाहते थे। सीधा सा इसको पढ़िए। आप सेकंड हेडिंग डालेंगे, आप फिक्की प्रस्ताव। फिक्की प्रस्ताव, फिक्की का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये फिक्की है क्या। ये कुछ नहीं है, आपका भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ है। भारत की व्यवसाय उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी भारतीयों द्वारा। तो क्या बोल रहे थे इन्होंने, जो फिक्की है ये फेडरेशन, इसने बोला कि हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये विश्वेश्वरैया जी बता के गए थे 1934 में, ये भी 1934 में ही है इसकी डेट, हाँ ये लिखा हुआ है 1934 है। तो इन्होंने बताया था कि हमको इन्होंने बताया अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमको एक चीज की जरूरत है, वो है राष्ट्रीय योजना आयोग। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था आज़ादी के पश्चात, लेकिन वो उस समय बोल रहे थे 1934 में कि हमें आज वर्तमान में जरूरत है। और तब कई नेताओं ने और कई उद्योगपतियों, कई भारतीयों ने कोशिश भी की भारतीय राष्ट्रीय योजना आयोग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मांग को इग्नोर कर दिया, यानी निलंबित कर दिया सीधा सीधा सा। अब राष्ट्रीय योजना की मांग कर सेकंड उन्होंने क्या बोला कि हस्तक्षेप जो सिद्धांत है वो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर अभी अप्लाई नहीं होगा। यानी अगर आप एक तरफा बात करें कि या तो हम हस्तक्षेप करें अर्थव्यवस्था में, वो भी सही नहीं है, और जो अहस्तक्षेप है वो भी सही नहीं है। अहस्तक्षेप का मतलब सीधा सा मतलब है कि राज्य बिल्कुल उसमें इंटरफेयर ना करे। तो इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, राज्य को भी इंटरफेयर उसमें करना पड़ेगा, राज्य को उसमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि उसको सिर्फ निजी क्षेत्र के बलबूते उठाना ऊपर, वो अभी संभव है ही नहीं। क्योंकि देखिए कि फिक्की खुद जब इतना बड़ा चैम्बर बोल रहा है, जिसमें फिक्की में कौन कौन से लोग थे, इसमें बड़े बड़े लोग थे, जैसे पुरुषोत्तम दास थे, कई सारे उद्योगपति थे, बहुत सारे उद्योगपति लोग थे इसमें उन्होंने। अब ये हो गई फिक्की की बात। अब तीसरी हेडिंग डालेंगे आप, कांग्रेस योजना 1938। उस समय आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ लिया होगा, तो 1938 का आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस एक विजनरी लीडर थे, यानी बहुत लंबा दृष्टिकोण रखते थे। वो अपने समय से कई वर्ष आगे चलते थे। उनकी सोच इकोनॉमी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, पॉलिटिकल सोशियो देखेंगे आप, इकोनॉमिक्स, मतलब हर एक क्षेत्र में उनको बहुत अच्छी नॉलेज और एक बहुत लंबी विजन थी उनकी। तो उन्होंने क्या बोला कि
राष्ट्रीय योजना समिति बनाती हैं, क्योंकि वो उस समय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने खुद से ही और कांग्रेस के सदस्यों की मदद से राष्ट्रीय योजना समिति बनाई और इसके अध्यक्ष कौन बनाई? नेहरू जी को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, वो अगर स्टेटमेंट में आता है कि राष्ट्रीय योजना समिति के पहले अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे तो ये गलत हो जाएगा। उनके पहले अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। अब इन्होंने क्या बोला? राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। अब राष्ट्रीय योजना समिति उस समय बना ली इन्होंने। अब इसका कार्य क्या था? राष्ट्रीय योजना समिति का कार्य क्या क्या था? इसका कार्य था प्रांतों में जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, योजना बनाई जाए। मतलब जो भी कार्य होगा आर्थिक योजना से, तो 1 ईयर प्लान बनाया जाए, या कृषि संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। मतलब योजनाएं चलें। योजना कैसे चले? इन्होंने बताया था माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर प्लानिंग हो, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन हो, यानी उसका क्रियान्वयन हो। सीधा सा कि जो भी चीज होगी वह एक अब प्लानिंग के तहत होगी। पहले क्या होता था कि कोई प्लानिंग नहीं होती थी, सीधा सा आया कि एग्रीकल्चर में जैसा चल रहा है चलने दो, सिर्फ आपको क्या मतलब है? टैक्स लेने से मतलब है, क्योंकि सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की। और जैसे जिस चीज में अकाल पड़ रहा है, तो सरकार, जरूरत है लोगों को कितनी? 50 रुपए की, सरकार दे रही है सिर्फ 30 रुपए। 30 रुपए में से बीच में घोटाला हो गया तो 25 रुपए ही पहुंच पा रहा है बस, तो 5 रुपए और गायब। मतलब आधा पैसा मिल रहा। मतलब अकाल में भी कोई जो क्षतिपूर्ति थी वो नहीं मिलती थी। सीधा सा आपने इसी के बारे में क्या पढ़ा होगा? गांधी जी के जो चंपारण था, और भी जो उन्होंने क्या आमरण अनशन किए थे, सत्याग्रह किए थे, इन्होंने इस चीज के बारे में किए थे। अहमदाबाद का मिल का जो वो पढ़ा होगा आपने, अहमदाबाद मिल। ये यूपीएससी में पूछे गए हैं, और यूपीपीसीएस में तो कई बार। और यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन पूछ लिया तो यकीन मानिए वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यूपीएससी में वो पॉइंट नहीं पूछा, वो फैक्ट नहीं पूछा, तो संभावना हो जाती है कि अगले 4 या 5 वर्ष में, वो कोई सा भी वर्ष हो सकता है, 25 हो सकता है, 26, 27, 28, कभी भी वो फैक्ट यूपीपीसीएस का यूपीएससी पूछ सकता है। तो हमने बता दिया कि कांग्रेस योजना क्या थी। कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई, जिसके उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? उस समय थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इसका अध्यक्ष किसको बनाया? नेहरू जी को बनाया। इसके कार्य क्या थे? माइक्रो मैक्रो लेवल पर योजनाओं के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था को समृद्धि प्रदान करना। सीधा सा। अब है आपका क्या? बॉम्बे प्लान। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप यूपीएससी की तैयारी 5 से 6 महीने या 1 साल, 5 से 6 महीने से भी कर रहे हैं, तो बॉम्बे प्लान का नाम आपने जरूर सुना होगा। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में आप जब क्या पढ़ते हैं? जब आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं तब, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो इसका नाम जरूर आता है बॉम्बे प्लान का। सीधा सा। तो बॉम्बे प्लान क्यों महत्वपूर्ण है अब देखते हैं। देखिए, अब बॉम्बे प्लान ये कब आया? 1944, 45 में आया बॉम्बे प्लान आपका ये। अब इसमें कौन कौन से थे? उस समय के देश के सबसे बड़े 8 पूंजीपति यानी बिजनेसमैन थे, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था। जैसे आज अंबानी है, अडानी है, और टाटा जी हैं, रतन टाटा जी, जिनका देहावसान हो गया है अभी। वो मतलब बड़े बड़े नाम। तो इसमें नाम कौन कौन से थे? फर्स्ट है पुरुषोत्तम दास। लिखते जाइए आप साथ साथ में, पुरुषोत्तम दास। सेकंड लिखेंगे आप जे.आर.डी. टाटा। टाटा स्टार्टिंग से ही आगे रहा है इन चीजों में, ध्यान रखिएगा आप। जी.डी. बिरला। आपने आज भी नाम सुना होगा अशोक बिरला सीमेंट। वो उन्हीं की जो पूर्वज थे वो यही थे। लाला श्रीदास, ये थे। अब इन्होंने क्या बोला? अब इन्होंने एक योजना बनाई जिसका नाम क्या पड़ गया? बॉम्बे प्लान कहा गया जिसको। अब इन्होंने योजना क्या बनाई अब देखते हैं। इन्होंने योजना बनाई कि इन्होंने सिर्फ ये मतलब नहीं कि ये पूंजीपति थे तो इन्होंने सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड ही सोचा कि प्लानिंग में बिजनेस कैसे हमारा आगे बढ़ेगा और हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम आज की पूंजीपतियों की वो देखते हैं, नेचर देखते हैं, तो वो उसमें एक्सेप्शन थे हमारे रतन टाटा जी।
अपवाद थे रतन टाटा जी। तो उस समय हम देखते हैं तो उस समय पूंजीपति थे। ज़्यादातर ने क्या सोचा कि अर्थव्यवस्था को कैसे सँभालना है, मतलब हम तो पूंजीपति हैं ही, हम तो अपना बिज़नेस कर ही लेंगे, हमको यहाँ नहीं करना हो तो बाहर कर लेंगे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सँभालना है और देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जानी चाहिए, तो बॉम्बे प्लान बनाया उन्होंने कब 1944-45 में। उन्होंने एक योजना, ये जो योजना है बॉम्बे प्लान, उन्होंने एक पत्र में, पत्रकारिता मतलब न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में इसको क्या किया, पब्लिश किया कि ये प्लान होना चाहिए सीधा-सा। और ये क्या नाम से आता है, बॉम्बे प्लान। इन्होंने इसमें क्या-क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट बताया इन्होंने, कृषि पुनर्रचना, कृषि पुनर्रचना, पुनर्रचना। सेकंड पॉइंट लिखिए आप, साथ-साथ में लिखते जाइए, हमने पहले बोला था आपसे साथ-साथ में लिखते आना है। औद्योगीकरण, औद्योगीकरण, सॉरी ये बड़ी ई की मात्रा आएगी यहाँ पर। औद्योगीकरण, औद्योगीकरण का मतलब क्या, सिर्फ बड़े-बड़े उद्योग नहीं, यहाँ पर लघु एवं कुटीर उद्योग, इसमें मध्य भी हैं, मतलब मध्यम जो उद्योग होते हैं वो कुटीर उद्योग, वहीं साथ में आपके बड़े उद्योग, बड़े उद्योग। थर्ड है आपका समाज कल्याण। समाज कल्याण का सीधा सा यहाँ पर मतलब था मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, तो इसमें हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, सीधा सा। अब है असमानता दूर करना, असमानता दूर करना। अब ये हुए आपके पॉइंट्स। अब तीसरा था आपका गांधी जी गांधीवादी योजना। ये गांधीवादी योजना कुछ नहीं थी, गांधी जी की एक सोच थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे होना चाहिए। हम ये पढ़ते जा रहे हैं कि किसकी सोच कैसी थी, किसने क्या बोला कि अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है। तो गांधीवादी हम योजना को देखेंगे तो उनका सीधा सा मतलब था कि जैसे नेहरू जी की सोच थी, वो क्या थी कि हम बड़े बड़े उद्योग खोलेंगे, ये बड़े बड़े उद्योग हैं, इनको हम ओपन करेंगे तो होगा क्या, इनमें जो मजदूर काम करेंगे, इससे जो प्रोडक्शन निकलेगा, प्रोडक्शन क्या होगा, छोटे छोटे उद्योग इससे क्या हो जाएंगे, बनने लगेंगे। कैसे, इससे जो कमाई होगी, कुछ मजदूर इसमें काम करेंगे तो वो खुद का क्या करेंगे, पैसे कमाकर छोटे छोटे उद्योग खोलेंगे। इसका जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन की अगर दोबारा पैकेजिंग करनी है तो वो छोटे से उद्योग में हो सकता है, क्योंकि मेनली काम इन्होंने बड़े उद्योग में हो गया है। जैसे कि समझते हैं सीधा सीधा सा, वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, ब्रेड का पैकेट इसमें बना दिया गया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसने ब्रेड बनाकर उसकी पैकेजिंग भी कर दी, लेकिन पैकेजिंग पर जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको नहीं किया, ना उसका नाम प्रिंट वगैरह कुछ नहीं लिया। तो छोटा सा अगर किसी ने एक कमरे में भी मशीन के द्वारा उसको कार्य किया तो लघु कुटीर उद्योग में आ जाता है। तो नेहरू जी की सोच थी अगर हम बड़े बड़े उद्योग खोल देंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे लघु एवं कुटीर उद्योगों तक भी इसका फायदा पहुंचेगा। लेकिन गांधीवादी जो योजना थी, जो दृष्टिकोण था, गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो ये था कि नहीं, सबसे पहले हम लघु कुटीर उद्योगों पर ध्यान देंगे। अगर हम इनको सक्सेस कर ले गए, यानी सरकार डायरेक्ट फंड किसको देगी, लघु एवं कुटीर उद्योगों को, ना कि बड़े बड़े उद्योगों को। क्योंकि बड़े बड़े उद्योग ऐसे होते हैं, उनका गांधी जी का मानना था कि बड़े उद्योग हमेशा बड़े पूंजीपतियों द्वारा शुरू किए जाते हैं और उनके पास क्षमता होती है कि वो उनको संचालन कर सकें आराम से। लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्या क्या होती है, सबसे मेनली समस्या जो वर्तमान की समस्या है और हमेशा समस्या यही रहेगी और है कुटीर उद्योगों की, कि सबसे बड़ी कमी है वित्त पोषण की। वित्त पोषण यानी पैसे की। तो सरकार क्या करे, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, पैसा दे, तो फिर वो ग्रोथ करेंगे। अब ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा, वो अपने एक्सपेंड करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वो लघु कुटीर उद्योग पहले मध्यम में जाते हैं, फिर बृहत में जाते हैं, फिर वो बड़े उद्योगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को सेटल करेंगे और ऐसे हम अपने उद्योगीकरण को बढ़ावा देंगे, सीधा सीधा सा। तो नेहरू जी की अगर आप सोच को बोलेंगे तो नेहरू जी की सोच को बोलेंगे आप टॉप टू बॉटम, और गांधी जी की सोच को देखेंगे तो बॉटम टू टॉप, सीधा सा। अब योजना हमने खत्म कर दी है यहाँ पर। अब शुरुआत करते हैं हम, आज़ादी अब हमको मिल गई है। अब हम बात करेंगे कि आज़ादी के बाद योजना आयोग की बात की थी, किसने की थी, आप सभी आंसर दें, किसने बात की थी, फिक्की प्रस्ताव, फिक्की प्रस्ताव में किसकी बात की गई थी, राष्ट्रीय योजना आयोग की।
तो देखिए, और योजना आयोग हमने कब बनाया? 1950 में। अब आपको 2 संस्थाएँ हैं वो पढ़ने को मिलेंगी, क्या? योजना आयोग और सेकंड है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। अब योजना आयोग की स्थापना कब की गई? लिखते आइए साथ में, 1950 में। इसको लिखेंगे आप मंत्री परिषद द्वारा, या मंत्रिमंडल भी लिख सकते हैं, मंत्रिपरिषद लिख दीजिए। मंत्रिपरिषद द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग एक गैर संवैधानिक या गैर संवैधानिक से अच्छा वर्ड होता है अतिरिक्त संवैधानिक आयोग या संस्थान था, ये ऐसे लिख दीजिए। अब राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था? 1952 में बनाई गई। इसकी स्थापना कैसे की गई? मंत्रिमंडलीय सचिवालय की प्रस्ताव पर इसकी स्थापना की गई। अब ये 2 विभिन्न संस्थान हैं। अब इनको देखते हैं, क्योंकि देखिए अगर योजना आयोग बना दिया गया था, इसकी जरूरत क्या थी? और योजना आयोग के हम सीधे कार्यों में देखें, देखिए योजना आयोग के बारे में ज़्यादा पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जगह अब नीति आयोग बना दिया गया है। नीति आयोग को हम किसी दिन डिटेल वीडियो में देख लेंगे। तो योजना आयोग का सीधे थोड़ा सा समझ लेंगे। योजना आयोग का सीधा सा कार्य था, सेंटर, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संसाधन थे, उनका जो बंटवारा है वो कैसे होगा। किसी भी चीज को लेकर प्लानिंग करनी होती थी, वो प्लानिंग कौन करता था? योजना आयोग करता था। तो इसका हो गया कार्य ये। और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका प्रमुख कार्य क्या था? इसका प्रमुख रूप से कार्य था कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो भी आर्थिक गतिविधियां थी वो इसके केंद्र में थी, सीधा सा। तो इसमें लिखा हुआ है सहयोग को बढ़ावा देना, विकास कार्यक्रमों का विनियमन करना था। अब नीति आयोग के रूप में बना दिया गया इसको। ये ग्रामीण अर्ध आधुनिक क्षेत्रों के विकास को बढ़ाना था। 1987 में अनुमति दी गई थी, कि अनुमति वाला दिया गया। अब चलते हम नेक्स्ट। आपको जितना पढ़ना था वो सिर्फ इतना ही पढ़ना था योजना आयोग के बारे में और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चलते। देखिए अब आप हेडिंग डालिए पंचवर्षीय योजना, और हम पहली पंचवर्षीय योजना से पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, इस क्लास में हम पूरी पंचवर्षीय योजना खत्म कर देंगे, पूरी तरीके से देखेंगे किस किस के प्रकार हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था जो आज हमको दिखती है, आज हमको विश्व पटल पर एक सशक्त भारत दिखता है आर्थिक मामले में, कि भले उसका तीसरा स्थान है, कौन सा? परचेजिंग पावर पैरिटी में तीसरा स्थान है अर्थव्यवस्था में, किसका? भारत का। उस समय इतनी दुर्गति के बाद भारत कैसे आगे बढ़ा? तो उसमें पंचवर्षीय योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ था। यानी सबसे बड़ा जो पुश किया अर्थव्यवस्था को, वो किसने किया? पंचवर्षीय योजनाओं ने। तो हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने उस समय के, और हमारे देश के जो लंबे विजनरी नेता थे, जो लंबे दृष्टिकोण की, वो जानते थे कि अर्थव्यवस्था को कैसे रखना है। तो उन्होंने इस प्रकार इसको रखा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की हेडिंग डालिए। इसका हम आपको पीपीटी उपलब्ध करा देंगे, आपको सेकंड या थर्ड क्लास का भी उपलब्ध करा देंगे। एक काम करेंगे, या तो पूरा पीडीएफ एक ही में करवा देंगे। इससे क्या होगा? आपको सहायता होगी कि एक ही पीपीटी में सभी फैक्ट्स और आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट है वो। तो अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होता है तो आप उसको लिख लीजिए, नहीं तो जब आप पीपीटी हम आपको दे देंगे साथ में, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा पीपीटी में देखकर। तो देखिए जाहिर सी बात है, आर्थिक विकास पर जोर तो हो गई। देखिए अब पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ते समय एक चीज ध्यान रखें कि पंचवर्षीय योजना हम बनाते इसलिए कि आर्थिक विकास हो। तो अगर जनरल स्टेटमेंट आ गया किसी भी चीज को लेकर कि कृषि में आर्थिक विकास की को जोड़ दिया गया, मान लीजिए को किसी भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लीजिए, तो कृषि में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया, तो 100% अगर ये जनरल स्टेटमेंट बन जाता है। जनरल का मतलब क्या होता है? वो सिंपल सी बात कह रहा है कि आर्थिक विकास। अगर पंचवर्षीय योजना को सीधा उद्देश्य ही आर्थिक विकास है, तो आर्थिक विकास की बात वो क्यों नहीं करेगा? अगर आर्थिक विकास नहीं करना होता, ये स्टेटमेंट गलत ही होता, तो पंचवर्षीय योजना हम लाते क्यों? तो इस तरह प्रीलिम्स की क्वेश्चन जो बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर और जनरल एटीट्यूड और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स लगती हैं। एलिमिनेशन टेक्निक्स कुछ नहीं होती, जनरल स्टेटमेंट होती हैं, तो हमेशा राइट ही होते हैं। अगर वो क्रिटिकल बनाता है स्टेटमेंट को, तब वो क्वेश्चन गलत हो जाता है।
अब ये सबसे अच्छा जानने को हमको कब मिलेगा, जब हम इन सभी टॉपिक्स जो हमने पढ़ लिए, इन सभी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अपनी जो 5वीं या 6वीं क्लास होगी उसमें। अब आर्थिक विकास पर जोर दिया। जाहिर सी बात है, 1951 से 56 का समय था, तो नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद प्रस्तुत किया था। अब युवा अर्थशास्त्री थे उस समय कौन थे? के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को 2 दशकों के दौरान धीरे-धीरे विकास करना चाहिए। अब इन्होंने ये क्यों बोला? अब ये समझते हैं सबसे पहले धीरे-धीरे विकास क्यों किया। उन्होंने बोला कि अगर हम बहुत जल्दबाजी करेंगे, क्या है जल्दबाजी करेंगे अर्थव्यवस्था को लेकर, तो हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे क्षेत्र हैं। बहुत सारे क्षेत्र मतलब क्या है? कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सामाजिक कल्याण भी देखना है आपको, मतलब और कृषि में भी बहुत सारी चीजें, इसमें पशुपालन है, मतलब इतर कृषि जो वो होती हैं क्षेत्र होते हैं वो। उद्योगों में लघु कुटीर उद्योग, मध्यम बृहत और बड़े उद्योग। स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए हर चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, या कुछ क्लास पहले बताया था कि हर चीज इकोनॉमी से संबंधित होती है। ये बताया था मैंने आपको, कब बताया था? जब मैं आपको समाजवाद पढ़ा था, जब कार्ल मार्क्स को पढ़ा रहा था कि समाजवाद का स्वरूप कैसे होता है, तब बताया था आपको। तो अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो क्या हो सकता है कि हम कुछ क्षेत्रों पर फोकस होकर तैयारी करें, तो हो सकता है वो क्षेत्र आगे भी निकल जाए और विकास अच्छी तरीके से हो जाए। लेकिन उसको आगे निकालने के चक्कर में हो सकता है हम किसी क्षेत्र को इग्नोर करते हैं, तो उसमें हम इतनी पीछे चले जाएँ कि हमको जो लाभ हुआ है, मान लीजिए हमने उद्योगों पर ध्यान दिया सीधा-सा, फास्ट कि उद्योगों को हमने बहुत जल्दी डेवलप करना है और हमको जल्दी से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब इम्पोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, सीधा-सा। अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं हम सीधा-सा, और इसके चक्कर में हमने कृषि पर ध्यान नहीं दे पाया। कृषि पर ध्यान नहीं दे पाया तो हुआ क्या कि भुखमरी की स्थिति आ गई। अब जो पैसा कमाया वो पैसा कहाँ जा रहा है? भुखमरी को दूर करने में, तो कोई भी लाभ नहीं हुआ इस योजना का। इसलिए के.एन. राज ने बोला था कि धीरे-धीरे विकास करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो की है पंचवर्षीय योजना की, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। आप सबने एक वो सुनी होगी पंक्ति या कहावत सुनी होगी, पहले पेट पूजा बाद में कोई काम दूजा। तो वही बात थी कि उस समय स्थिति ये थी कि अकाल पड़ते थे, तो अंग्रेजों को तो कोई मतलब नहीं था, अब लेकिन सरकार थी भारतीयों की, तो उनका सबसे मुख्यतः कार्य क्या था? सबसे पहले तो लोगों को बचाना। आर्थिक विकास तभी संभव है, जैसे हम शिक्षा, स्वास्थ्य चीज़ें तो देख लेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो है भूख, यानी खाना, भोजन। तो भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमको क्या करना होगा? कृषि पर ध्यान देना होगा। तो ये स्टेटमेंट कई बार यूपीएससी, यूपीएससी और बिहार पीसीएस, एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक जो ध्यान था वो किस पर था? कृषि क्षेत्र पर था। अब सेकंड आपको क्वेश्चन के बारे में स्टेटमेंट में बताएं। अगर कोई बोले स्टेटमेंट यूपीएससी में, इस अगर 2025 में आ जाए, 26 में आ जाए, 27 में आ जाए, वो बोले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया, उद्योगों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि देखिए पंचवर्षीय योजना जब हम तैयार करते थी, सरकार करती थी, तो उसमें 1000 से ज़्यादा उद्देश्य होते थे, जैसे हमने पहले बात की थी। और उसमें ऐसा नहीं है कि उद्योग क्षेत्र नहीं होता था, हर एक क्षेत्र के विकास की बात होती थी। लेकिन होता क्या है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। प्रायोरिटी हमने बता दी कि प्रायोरिटी कृषि क्यों था, तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है हमको कि हाँ, हमको कृषि पर ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी थी कृषि, तो ऐसा नहीं है कि उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कुटीर उद्योग थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। हर चीज पर ध्यान दिया गया, लेकिन प्रायोरिटी आपकी कृषि थी। तो इसको अच्छे से समझिए। तभी हमने बोला था कि हमारा कोर्स अलग होगा अदर टीचर से, क्योंकि हम इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग तो आपको करवाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको करवाएंगे, साथ में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएंगे, जनरल एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे साथ साथ में। अब उदाहरण देखेंगे हम, भाखड़ा नाकल बांध के लिए भारी आवेदन किया गया, उस समय इसका क्या किया, वित्त पोषण किया गया, और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसको साइड में रखिए, अभी ये हम इसको समझेंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट मॉडल है, यानी निवेश मॉडल है ये एक, इसको अभी हम पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी की स्थापना की गई। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर यूपीएससी ने पूछ भी लिया तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के इतना स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। सिर्फ आप एक बार देख लीजिए, सिर्फ देखने के लिए देख लीजिए इसको सिर्फ।
अब आप देखेंगे हेरोडोमर क्या। अब इसमें हमने वर्ड की क्या पढ़ा कि ये प्रथम थी सबसे पहले तो 1951 तक। सेकंड, नेहरू जी ने इसको क्या संसद में प्रस्तुत किया। तीसरा, धीरे धीरे विकास करना था, किसने बोला था? के एन राज ने बोला था। चौथा, जो मेन की है, जो मेन कीवर्ड है, जो मुख्य शब्दावली है, वो है कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, मतलब किसी क्षेत्र पर मुख्यतः ध्यान दिया गया। कृषि क्षेत्र से मतलब क्या है? बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। कृषि पर, एग्रीकल्चर पर हम फसलों को तो सपोर्ट देंगे, साथ में सिंचाई के लिए भी। और आईआईटी की स्थापना की गई सीधे सीधे। अब हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया है। इसमें हमारा एक शब्दावली बची है, वो है हेरोडोमर मॉडल। यही होता क्या है? अब देखिए, हेरोडोमर मॉडल एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। ये सिद्धांत मानते हैं। और अगर इसको हम बोलें तो क्या है? निवेश मॉडल। इसको अच्छे से लिखिए, हेडिंग लिखिए और लिखते जाइए साथ में, या ऐसा कीजिए कि जब पीपीटी दे तब इसमें से आप नोट कर सकते हैं। तो अभी आप नाम भी लिखें तो कोई समस्या नहीं होगी। निवेश मॉडल। अब ये किसका था? अर्थशास्त्री सर रॉय हेरोड और एफसी डोमर ने विकसित किया था। अब ये है क्या रियल में? सीधा सीधा मैंने आपको क्या बोला, ये मॉडल है। मॉडल क्या बोलता है? मॉडल को पहले हम समझ लेते हैं, बाद में इन पॉइंट्स को देखेंगे। मॉडल बोलता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो निवेश है, निवेश और बचत, बचत ही निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? कि उस देश का आर्थिक विकास कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा। आर्थिक विकास अब कैसे होगा? निवेश और बचत से। वो हम अब समझते हैं कि निवेश कैसे होगा। ये दोनों चीज एक ही हैं। एक ही क्या है? ये लेवल है, मतलब समय अनुसार होती है। देखिए, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से आपने 30 रुपये खर्चा कर दिया, 40 रुपये और खर्च हो गए तो 70 रुपये हो गए। आपने 30 रुपये की बचत की। ये बचत आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट या निवेश कर दिया किसी भी चीज में। इन्वेस्ट मतलब क्या हुआ? 30 रुपये में आपने कोई बिजनेस खोल लिया सीधा सा। ये हम कम क्वांटिटी इसलिए लेकर बोलते हैं आपसे, कम यूनिट्स लेकर कम इसलिए बोलते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। आप ये नहीं बोलेंगे कि 30 रुपये में कौन सा बिजनेस होता है। हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं। अब 30 रुपये में बिजनेस किया तो ये क्या हो गया? निवेश। तो ये आया कहाँ से? ये आया बचत से। ये दोनों चीज एक ही हैं, लेकिन आपको दिखती अलग अलग हैं शब्दावली के रूप में। अब इन्होंने क्या बोला कि आर्थिक विकास निवेश और बचत पर आधारित है। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी तो होगी ही, आप खुद जानते हैं जितना अधिक निवेश होगा उतना अधिक क्या होगी? समृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सीधा सीधा सामने पढ़ लिया। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा। मान लीजिए किसी ने 50 रुपये का बिजनेस डाला तो उसको 10 रुपये का लाभ हो रहा है 50 रुपये के बिजनेस में हर महीने। तो कितना? 60 रुपये आ रहा है उसका निकल के टोटल, क्योंकि उसकी 50 रुपये कॉस्ट थी तो 10 रुपये को उसको फायदा। निवेश उसने किसने कितना किया? 50 रुपये का। अगर कोई करता ही 500 रुपये का है, यानी उसका निवेश ज्यादा है, तो उसको हर एक पर कितना मिल रहा था? 10 रुपये, 50 रुपये पे, तो अब उसको कितना मिलेगा? 100 रुपये। तो उसको 100 रुपये का लाभ होगा। यानी जितना अधिक निवेश और पूंजी, निवेश पूंजी अधिक होगी, जितनी अधिक बचत होगी, उतना ही देश आर्थिक विकास करेगा। अब मुख्य बिंदु देखते हैं, पूंजी निवेश और विकास। यह मॉडल कहता है कि आर्थिक विकास दर मुख्य रूप से पूंजी निवेश और बचत दर पर निर्भर करती है। जैसे कि हमने अभी बात की, अगर देश में पूंजी निवेश अधिक होगा तो उत्पादन और आय बढ़ेगी। वही बात, अगर हम निवेश ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? अगर हमने खेत में अच्छे से फर्टिलाइजर डाले हैं, उसके अच्छे से हमने ध्यान रखा है, जो भी आवश्यकता होती है खेतों की उस समय हमने दी हैं, यानी हमने पूंजी पर ध्यान नहीं दिया, निवेश जितना हो सकता है उतना अधिक किया, तो 100% हमको उत्पादन ज्यादा मिलेगा। तो आय भी बढ़ी। उत्पादन ज्यादा होगा तो क्या होगा? हर एक उत्पादन पर हमको लाभ होता है, तो आय भी में भी वृद्धि होगी। अब वृद्धि दर, इस मॉडल के अनुसार एक स्थिर आर्थिक वृद्धि तभी संभव है जब निवेश की वृद्धि दर और उत्पादन की वृद्धि दर समन्वित हो। अब यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है, निवेश की दर और उत्पादन की वृद्धि दर। देखिए, एक स्थिर आर्थिक वृद्धि के लिए ये नहीं है कि सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और फायदा लेते जा रहे हैं। इसमें एक चीज को ध्यान रखना पड़ता है हमको, क्या? आउटपुट रेशियो। ये आपकी अलग शब्दावली है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे हम इसको? बैंकिंग के क्षेत्र में पढ़ेंगे या मॉनेटरी पॉलिसी होगी तब पढ़ेंगे, उसको बाद में देख लेंगे हम। लेकिन अभी आप समझने के लिए देखिए कि मान लीजिए मेरे पास 4 पशु हैं, 4 पशु हैं, या इनको छोड़िए, हम अपना पुराना वाला उदाहरण देखते हैं, ब्रेड का पैकेट।
मैं डेली 10 ब्रेड के पैकेट बनाता हूँ, ये आपके 10 ब्रेड के पैकेट मान लीजिए ऐसे, इनको बेचता हूँ 2 रुपये फ़ायदे में, 2 रुपये फ़ायदे में। इनको बनाने के लिए मैं कितने 2 मज़दूर रखे हुए हूँ, तो एक मज़दूर की जो क्षमता है वो कितनी है 5 ब्रेड पैकेट बनाने की। तो 2 मेरे पास मज़दूर हैं तो वो कितने बना रहे हैं 10 बना रहे हैं। अब मैं इन्वेस्टमेंट या निवेश जब इस पर बढ़ाऊँगा, क्योंकि देखिए अब मुझे हो गया 1 महीना, डेली 10 बन रहे तो मुझे इतना पैसा आ गया मेरे पास कि मैं तीसरा मज़दूर भी रख सकता हूँ। मैं तीसरा मज़दूर क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैंने हेरोल्ड डोमर मॉडल पढ़ा है। मैं जानता हूँ इस मॉडल को पढ़ने के बाद कि अगर मैं निवेश को बढ़ाऊँगा तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन से मेरी आय बढ़ेगी। तो मैं तीसरा मज़दूर लाया अपने बिज़नेस में, तीसरा मज़दूर लाया मैं अपना, ये एक पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा मज़दूर है। लेकिन मैंने देखा, क्या देखा कि पहले 10 ब्रेड के पैकेट बन रहे थे, अब सिर्फ 13 बन रहे हैं। यानी मेरा जो इनपुट है वो तो बराबर ही है। मैं इसको भी 100 रुपये देता हूँ पर डे के, इसको भी 100 देता हूँ, इसको भी 100 देता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन आउटपुट कम है। तो ये क्या लिखा है? आर्थिक वृद्धि तभी संभव है एक स्थिर, स्थिर मतलब स्टेबल, जब उत्पादन की वृद्धि से संबंधित हो। मतलब हमको ये भी देखना होगा कि जितना हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उतना आउटपुट निकल रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे आउटपुट नहीं निकल रहा है, तब हम क्या करेंगे, इस मजदूर को हटाएंगे और दूसरा मजदूर लाएंगे जो कि 5 ब्रेड के पैकेट पर डे बना सके। तो अगर हम इसकी जगह दूसरे को ले आए और वो क्या कर रहा है 15, टोटल 15 हो रहे हैं, तो अब हम समझ जाएंगे कि हाँ हमारा इनपुट बराबर है आउटपुट के बराबर। तो ये क्या है, समन्वित हो गया। क्या उत्पादन की वृद्धि दर समन्वित हो गई और निवेश की वृद्धि दर समन्वित हो गई एक दूसरे से। तीसरा है प्राकृतिक दर। यह सिद्धांत कहता है कि अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक विकास दर होती है जिसे पार करना मुश्किल होता है। यह दर उन सभी संसाधनों की पूर्ण उपयोग पर आधारित होती है। अब प्राकृतिक दर क्या होती है? अब एक लिमिट होती है कि अगर देखिए मेरे पास एक फैक्ट्री है, उसमें 100 मजदूर काम कर सकते हैं। अब ये क्या होगी प्राकृतिक दर, 100 मजदूर क्या उत्पन्न कर सकते हैं, एक व्यक्ति कितने बनाता है 5 पैकेट बनाता, तो डेली के 500 ब्रेड के पैकेट बन जाएंगे। अब 500 ब्रेड के पैकेट बन जाएंगे, अगर मैं चाहूँ इनसे ज़बरदस्ती 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करवा के तो मैं बढ़वा पा रहा हूँ धीरे धीरे 600, लेकिन एक लिमिट के बाद ये खत्म हो जाएंगे। मेरे पास मशीनें नहीं है इतनी, और मतलब सब कुछ लगाकर भी मेरी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो कितनी है 600 ब्रेड पैकेट। इससे ज़्यादा जो मेरा जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रहा है। तो यही क्या है प्राकृतिक दर, जिसे पार करना मुश्किल होता है। यह दर उन सभी संसाधनों के पूर्ण उपयोग पर आधारित होती है। मेरे पास संसाधन क्या थे, मेरे पास जो फैक्ट्री में जो संसाधन थे, क्या जो कढ़ाई थी, जो ब्रेड बनाने के काम में जो जो भी संसाधन आते हैं वो थे, और मजदूर थे। मैंने उनका पूर्ण उपयोग कर लिया है और यह प्राकृतिक दर तक पहुंच गया है। मतलब एक लिमिट है यहाँ तक, अब इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, असंभव है। अब ये संभव कब होगा, जब मैं दूसरी फैक्ट्री खोल लूँ, तो वो लिमिट क्या होगी, प्राकृतिक जो दर होती है वो लिमिट बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने दूसरी फैक्ट्री खोल ली है। आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे सब। मांग और आपूर्ति की संतुलन। हेरोल्ड डोमर इस बात पर संकेत देता है कि आर्थिक स्थिरता के लिए मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन आवश्यक है। अब इसको कैसे समझेंगे हम, वही ब्रेड के पैकेट के उदाहरण के रूप में समझेंगे हम। कैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर मेरे जो मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मैं अपने जो प्रोडक्शन है सिर्फ अपने मोहल्ले में बेचता हूँ। मोहल्ले में 10 घर हैं, मेरे यहाँ कितना बन रहा है 10 ब्रेड के पैकेट बनाता हूँ पर डे में। हर एक घर में एक ब्रेड का पैकेट जाता है, तो क्या होता है मांग कितनी है 10 ब्रेड के पैकेट की, मैं प्रोडक्शन कितना कर रहा हूँ, यानी सप्लाई कितना कर, आपूर्ति कितना कर रहा हूँ 10, तो क्या ये बराबर है। लेकिन अगर हो क्या, अगर मैं 15 पैकेट बनाने लगूं, डिमांड हो रही है सिर्फ 10 की, तो मेरे 5 पैकेट फालतू रखे रहेंगे। अब 5 पैकेट ये नहीं कि सिर्फ 5 पैकेट आपके डले रहेंगे, ये 5 पैकेट आपके साथ में क्या ले गए हैं, साथ में ले गए हैं आपकी ये क्या कॉस्ट, इसको बनाने की कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या आता है, मजदूरों की मजदूरी, श्रमिक वेतन, प्रबंधन। हमने आपसे बात की थी कि 5 कौन कौन से कारक होते हैं किसी भी चीज़ के निर्माण में, तो उन कारक को याद कर लीजिए क्या क्या होता है। वो चले गए, और ये क्या हो गया, अब इसको रखने के लिए आपको एक स्पेस चाहिए, अब उस स्पेस का किराया सीधा सा। तो ये क्या हो गया, असंतुलन हो गया कि
डिमांड कम थी, आपने सप्लाई सॉरी हाँ, डिमांड कम थी और आपने सप्लाई को ज़्यादा कर दिया। अब इसके उलट भी हो सकता है कि मान लीजिए आप सिर्फ 7 ब्रेड के पैकेट बना रहे हैं और यहाँ पर 10 लोग मांगने वाले हैं, तो भी असंतुलन हो जाएगा। तो हेयर डोमर ने बोला था कि हमेशा जो भी हम आर्थिक विकास करते हैं तो हमें क्या संतुलन का रास्ता अपनाना चाहिए। वो क्या संतुलन का रास्ता? मांग और आपूर्ति के बीच में सीधा सा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हम इसको जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। फोकस होकर आपको अच्छे से पढ़ना है। अब फर्स्ट में क्या दिया था हमने, जो मेन कीवर्ड था वो क्या था, हमको कृषि पर प्राथमिक रूप से हमने ध्यान दिया था। अब सेकंड जो पंचवर्षीय योजना ये कब आई? 1956 में। पहली वाली कब आई थी? 1951 में। तो सेकंड में हमने क्या दिया? तीव्र औद्योगिकरण, मतलब हमको अब औद्योगिकरण बहुत अच्छे से करना है। सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी जो भी सेक्टर्स है, पीएसयू जो सार्वजनिक उद्यम समितियां हैं, वो उन पर गवर्नमेंट की जो भी जैसे व्हील है, सेल, जो भी कंपनियां सरकार की, उन पर क्या करना, उनके विकास पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है। तो इसका कीवर्ड मेन जो प्राथमिकता वो क्या था? औद्योगिकरण। कृषि पर क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने 5 साल में कृषि पर इतना ध्यान दे दिया था कि हाँ एग्रीकल्चर अब ठीक ठाक, उनको लग रहा था कि एग्रीकल्चर को जितना वित्त पोषण होना था वो वित्त पोषण हो रहा है, इसका विनियमन भी ठीक हो रहा है। आपने एक चीज पढ़ी होगी, कृषि पर ध्यान दिया गया था और 1951 के टाइम ही क्या आया था आपका? भूमि सुधार। तो ऐसा नहीं है टॉपिक अलग है, टॉपिक एक ही है, बस पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। तो भूमि सुधार कैसे आए? भूमि सुधार पंचवर्षीय योजना का ही एक फल है। तो हमने भूमि सुधार कार्यक्रम हमारा चल ही रहा था। अब बोले हम दूसरी पंचवर्षीय योजना भी अगर कृषि को रख लेंगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि कृषि पर तो काम चल ही रहा है। अब देखते हैं कौन सा क्षेत्र जहाँ पर काम नहीं चल रहा है, वो है पंचवर्षीय कृषि औद्योगिकरण क्षेत्र। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किस पर ध्यान दिया? तीव्र औद्योगिकरण पर, सार्वजनिक क्षेत्र पर। इसकी रूपरेखा तैयार करने वाला का नियोजन कार्य किसको दिया था? पीसी महालनोबिस। बहुत बड़े नाम हैं, इनको एक बार आप, बहुत माननीय हैं, इनको आप एक बार गूगल पर सर्च करिए और विकिपीडिया पर थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही महत्वपूर्ण ना हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए इनसे। सिर्फ आएगा कैसे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किसने किया, नेतृत्व किया गया? पीसी महालनोबिस। और बाकी यूपीएससी के एस्पिरेंट होने के नाते इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप इनको एक बार गूगल पर पढ़ लीजिए। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इसने बोला कि स्ट्रक्चरल यानी संरचना, कि जो भी संरचना बनी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था में, संरचनात्मक मतलब क्या होता है? उद्योग किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। तो ये बोल रहा था कि परिवर्तन करो। परिवर्तन कैसे करने हैं? अनुकूल कैसे? मांग और आपूर्ति में अनुकूलन कैसे होना चाहिए? मांग और आपूर्ति में संतुलन कीजिए। अभी हमने हेरोडोमर में पढ़ा था कि मांग और आपूर्ति में संतुलन कैसे स्थापित करते हैं। तो इसने बोला कि स्ट्रक्चरल परिवर्तन पर जोर दिए। इसने बोला कि हर एक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, उसमें हर एक लेवल पर संरचनात्मक परिवर्तन हो। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। यानी इसने क्या बोला कि बाहर से आने वाली चीजें थी उस पर क्या दिया इन्होंने? आयात पर शुल्क अधिरोपित कर दिया, यानी उन्होंने शुल्क बढ़ा दिया। मान लीजिए हम अमेरिका से हमारे लिए क्या आती है? एक चॉकलेट आती है, वो कितने की रुपए की आती है? 10 रुपए की। अब भारत सरकार बोलेगी कि इस चॉकलेट पर मैं 5 रुपए या 2 रुपए, मान लीजिए 2 रुपए बढ़ाता हूँ, तो ये चॉकलेट कितने की मिलेगी भारतीय लोगों को? कितने मिलेगी? अब ये मिलेगी 12 रुपए की। 2 रुपए टैक्स किसने लिए? भारत सरकार ने। ये क्यों लिया? एक तो उस समय खजाने में कमी थी भारत के, तो वो इससे दूर होगी। और जो प्राथमिकता दी वो किसको दी? कि हमारे घरेलू उद्योग, क्योंकि घरेलू उद्योग इतने आगे नहीं थे कि वो कंपटीशन किसके साथ कर सकें? विदेशी कंपनियों के साथ। क्योंकि हमारे पास क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उस समय कोई मापदंड ज़्यादा थे नहीं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट इतना नहीं था कि हम बड़ी फैक्ट्री खोल सकें। अगर हम इसको फ्री कर देते कि मान लीजिए 2 रुपये नहीं लेते, तो क्या होता कि विदेशी कंपनी की चॉकलेट हमको 10 रुपये में मिलती, जिसमें वेल मेंटेन के साथ क्वालिटी मेंटेन किया गया है वो, और एक भारतीय चॉकलेट मिलती जिसकी क्वालिटी ठीक है, बस मतलब अच्छी नहीं है और इसकी बहुत अच्छी है,
तो लोग किसको खरीदते, इसको खरीदते, तो उससे होता क्या, भारतीय उद्योग समाप्त हो जाते सीधा सा। इसलिए क्या किया, आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। अब ये हो गई हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं, ये हमारी खत्म हो गई, सिर्फ इतना ही पढ़ना था हमको इसके बारे में। अब ये है हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये कब है, साथ साथ में इसकी क्या इंपोर्टेंट है, ये है टाइमलाइन 1961 से। टाइमलाइन हमेशा आपको पंचवर्षीय योजना की ऐसी होनी चाहिए। यूपीपीसीएस तो देखिए डायरेक्ट पूछता है, उसका तो काम ही है कि वो फैक्चुअल इतना पूछता है, और हमको पता होता है कि फैक्ट कहाँ से पूछेगा। हमने आपको बार बार बताया कि वो कैसे पूछता है। तो यूपीपीसीएस ने कई बार पूछा है, टाइमलाइन पूछा उसने सीधा सा। तो टाइमलाइन देख लीजिए, इसको 1961 से 65, और ये कब समय है, इसी समय 62 में आपका युद्ध हुआ चीन के साथ, और भारत की स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी उस युद्ध में। किस लेवल पर, सुरक्षा के रूप में तो हो ही गई थी कि बॉर्डर के रूप में उस समय हमारा जो युद्ध हुआ, उस समय हमारा अक्साई चीन वाला क्षेत्र, और जो अभी आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, वो भी हिस्सा चला गया था, जो कि आज तक वापस नहीं आ पाया अक्साई चीन का। तो 62 के युद्ध में वो क्षेत्र चला गया, और आर्थिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए पैसा पहले से कम था, स्थिति अभी थोड़ी सुधार आ ही रहा था, तब तक युद्ध हो गया। युद्ध होने से क्या हो गया, पूरा जो पैसा था वो कहाँ पर पहुंच गया, हमारा बॉर्डर पर। बॉर्डर पर पहुंच गया। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हम बॉर्डर पर क्यों ध्यान देते हैं, क्योंकि देखिए हमारी मेन चीज वही है कि हम खुद रहेंगे तभी तो हमारी सुरक्षा हो, मतलब हम खुद सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात कर पाएंगे सीधा सब। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, तब पॉलिटिकल जो उस समय क्या चल रहा है, राजनीतिक स्थितियाँ क्या हैं, सामाजिक स्थितियाँ क्या हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वो चीजें इनको क्या करती है, इफेक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं, सॉरी, अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया, सीधा सा। क्योंकि देखिए उद्योगों पर हमने ध्यान दे लिया, अब उन्होंने देखा कि कृषि पर थोड़ा कम काम हो रहा है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने क्या बोला, कृषि और गेहूं के उत्पादन। कृषि पर तो उन्होंने ध्यान दिया ही, मेनली फोकस उन्होंने क्या बोला, गेहूं। गेहूं क्यों बोला, क्योंकि हमारा मेन सोर्स उत्तर भारत का मुख्य खाना क्या था, गेहूं, क्योंकि रोटी सब खाते हैं यहाँ पर। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए, राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। और सेंटर बोल रहा है यानी केंद्र बोल रहा है, देखिए कि मेरे पास कार्यों का इतना बर्डन है, इतना दबाव आ गया है कि मैं अकेला हर चीज नहीं संभाल सकता। अब उसने राज्यों से बोला कि भाई कुछ चीजें तो आप देख लो अपने हिसाब से कि आप इन चीजों को संभाल सको। तो राज्य ने बोला कि हाँ, हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा हम राज्यों पर डाल देते हैं। राज्यों ने बोला कि हाँ, हम संभाल लेंगे। जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। अब आपने पढ़ा होगा 1957 में कहाँ गए थे, नेहरू जी राजस्थान में गए थे, वहां पर उन्होंने पंचायत के लिए गए थे। तो पंचायत चुनाव किए गए। उस समय क्या था, पंचायत चुनाव आपके 1992 में देखने को मिलेंगे, जो स्ट्रक्चरल वे में है वो। लेकिन पंचायतें आज से हजारों साल पहले से चलती आ रही हैं। तो पंचायत क्या थे, ग्रामीण लोग ही आपस में चुनाव करते थे अपनी व्यवस्था के अनुसार, और किसी भी पंच को चुन लेते थे या प्रधान को चुन लेते थे, जो उनके अपने नियम थे कि कितने वर्ष उनको बनाना है, हर एक पंचायत के अलग अलग। तो चुनाव की शुरुआत की गई। इसमें लक्षित वृद्धि दर कितनी 5.6 थी विकास, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही रही। क्यों रही, हमने आपको बता दिया, चीन से युद्ध हुआ था इसलिए। क्योंकि देखिए 61 में तो हमने आपकी वो बना ली, क्या प्लानिंग बना ली कि पूरे कागज तैयार कर दी कि हाँ ऐसा ऐसा कर लेंगे। लेकिन एक्सीडेंटल रूप से यानी आपातकाल सा ही आ गया उस समय कि 62 में चीन ने युद्ध कर दिया। उस समय हमारे पास कोई मौका नहीं था बचने का। तो क्या हो गया, इकोनॉमी कोलैप्स होने से थोड़ी ही बच गई कि पॉसिबिलिटी बनी रही है, 2.4% हो गया, ठीक था। अब क्या हुआ, 65 तक तो ये रहा, अब 66 देखेंगे, 67, 68, क्योंकि युद्ध हुआ था 62 का, अब हो गया 65 का पाकिस्तान के साथ। इसमें हमको सफलता मिली पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वही बात कि भले ही आप युद्ध में जीत रहे हो या हार रहे हो, आपकी इकोनॉमी और पॉलिटिकल जो भी स्थितियां हैं बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं। तो इसने बोला कि देखिए 5 वर्षीय योजना तो अभी नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे,
ये बहुत लंबी हो जाती है, 5 साल बाद हम देखेंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, पंचवर्षीय योजना को रोकना पड़ेगा। और रोकने से मतलब क्या है कि हम हर एक साल देख लेंगे कि इस साल हमको क्या करना है, और हर एक साल बाद उसका क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हम कितना इसमें आगे जा रहे हैं। तो 66 से 7, 67 से 68 और 68 से 69 आपका। अब 60 देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल। देखिए वही बात जो मैंने आपको अभी बोली। अब योजना अवकाश कब तक था आपका, 69 तक। अब देखते हैं हम चौथी पंचवर्षीय योजना 60 एंड 74। अब स्थिति थोड़ी सुधार आ गया था, और अभी भी हमको भविष्य का नहीं पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो आपने देखा होगा 1971 में युद्ध हुआ, लेकिन 69 में तो पता नहीं था। तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। तो इन्होंने क्या किया, पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया, जो सब करते हैं। इन्होंने गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया। गाडगिल फॉर्मूला, गाडगिल फॉर्मूला। सिर्फ आप इसको क्या करेंगे, आप अभी इसको पढ़ लीजिए। आपको किसी अगली क्लास में पढ़ाने को अभी पढ़ा सकते हैं इसको हम, लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए गाडगिल फॉर्मूला को हम क्लास में देख लेंगे, इसके क्वेश्चंस के साथ देख लेंगे, या अगली क्लास में टाइम मिलेगा तो अगली क्लास में उसको देख लेंगे। विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति, और देखिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से पढ़ लेंगे उसको। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। अब जो ज्वाला कौन जला गए थे, चिंगारी कौन दे गए थे, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका देहावसान वहां पर हो गया था। कहाँ, पाकिस्तान के लिए, जब वो ताजतन समझौते के लिए गए थे तब। 65 66 के टाइम पर आपने एक और चीज सुनी होगी, क्या हुई थी, हरित क्रांति। जय जवान जय किसान, उसी समय नारा आया था। तो 1965 1966 के समय क्या आया आपका, हरित क्रांति आई थी। तो क्या किया, हरित क्रांति ने भी कृषि को बढ़ावा दिया सीधा सा। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, सूखा संभावित क्षेत्र। क्योंकि देखिए, हरित क्रांति तो हम ला ही रहे हैं, लेकिन कई सारे क्षेत्र ये थे, ऐसे थे जहाँ पर सिंचाई नहीं हो पा रही थी, तो सूखा क्षेत्र हो रहा था। तो इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया सीधा सा। अब वृद्धि दर इसको छोड़ दीजिए। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से थी, 74 से 78। अब आप ये देखेंगे 4 साल की क्यों है, नाम तो इसका पंचवर्षीय है। 4 साल की इसलिए ये क्योंकि जहाँ पर सरकार गिर गई थी, किसकी, इंदिरा गांधी जी की, सीधा सा। तो इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर। अब जब भी आप पॉलिटिकल वो सिनेरियो पढ़ेंगे किसका, आज़ादी के बाद भारत का, तो उसमें आपको हर चीज देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको सजेस्ट करें एक, अगर आप 26 में एग्जाम देने वाले हैं, 27 या 28 में, 25 वालों के लिए नहीं है ये, तो 26 वाले या 27 वाले ध्यान से देखें। एक एबीपी न्यूज है, उसकी एक सीरीज है प्रधानमंत्री नाम से, आप एक बार उसको देख लेंगे तो क्या होगा, आज़ादी के बाद भारत जो सब्जेक्ट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, आप बिना पढ़े भी उससे संबंधित आंसर लिख सकते हैं इस सीरीज को देखने वाले। सीरीज इतनी अच्छी है कि आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप इसको अच्छे से देख लेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सीरीज देखिए, प्रधानमंत्री। उस समय इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ। तो उन्होंने गरीबी हटाओ पर ध्यान दिया। अब 1975 में क्या हुआ, विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस 75, ये देखिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सीधा से लिखिए, विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। लेकिन ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण वो है आपका पॉइंट, इसको अच्छे से पढ़िएगा, लिख लीजिए इसको साइड में। और इसी की बराबर इंपोर्टेंट कौन सा है, इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ये क्या है, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीधा सा, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एमएनपी को डीपी दर द्वारा
ये भी बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये। इन्होंने क्या किया, MNP लाए। MNP यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या था, मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देना था। मूलभूत आवश्यकताओं में क्या क्या आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और बहुत सी सारी चीजें। अब इनको कैसे करना था, इससे संबंधित योजनाएं बनानी थी। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाएं बनानी थी। सबसे पहले इसका मेन कीवर्ड क्या था, वही था कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, यानी न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है। सबसे पहले बात आती है भोजन की, कपड़ा और आपका आवास, और इसके बाद शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो इन पर इसको ध्यान देना था। अब 1978 में क्या हुआ, सरकार गिरी और मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। उन्होंने क्या किया, इस योजना को खारिज कर दिया कि नहीं, आपने जो योजना बनाई है वो सही नहीं है। और ये आप हर बार देखेंगे, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, वो पिछली सरकार की योजनाओं को हमेशा बंद करने की कोशिश करती है। अब रोलिंग प्लान कब तक आया, रोलिंग प्लान क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। रोलिंग प्लान का मतलब है, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने क्या बोला कि आपकी जो 5 वर्षीय योजना है ये सही नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग एक प्लानिंग बनाएंगे। और उन्होंने 78 से लेकर 80 तक क्या किया, इम्पोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। इम्पोर्ट को मतलब हम जो भी चीज़ें हम विदेशों से खरीद रहे थे उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया कि हमको किसी की चीज़ नहीं चाहिए। हम क्या अपनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा गांधी जी से ज़्यादा प्रभावित थे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। लेकिन इकोनॉमी के बारे में इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि देखिए, देखने में अच्छा लगता है कि स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम उसका उत्पादन करने खुद जाएंगे तो जितना चार्ज हम उसको डायरेक्ट खरीदने में दे रहे थे, मान लीजिए जो चॉकलेट हमको 10 रुपए में मिल रही थी, हो सकता है उसकी कॉस्ट ही 12 रुपए आ जाए, सीधा सीधा सा। तो इसमें हमको फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा होता है हमको इम्पोर्ट करने का, कि हम दूसरे व्यक्ति से 10 रुपए की चॉकलेट खरीद लें, सीधा सा। तो इन्होंने क्या किया, इम्पोर्ट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। किसने, रोलिंग प्लान के तहत। रोलिंग प्लान क्या था, रोलिंग प्लान क्यों नाम इसका, क्योंकि इन्होंने कोई भी योजना नहीं बनाई, सीधा सीधा इन्होंने स्टेटमेंट देते गए और योजना सीधे लाते गए बिना किसी प्लानिंग के तहत। तो जो 2 वर्ष थे वो क्या, आप इसका क्या हो सकते हैं, योजना आप कहाँ से बोल सकते हैं, सीधा सा। जैसे कि आपने कब देखा, 69 में देखा है जैसे आपने। अब इसमें क्या क्या, आप छठी पंचवर्षीय योजना देखेंगे आप। रोलिंग प्लान देख लिया आपने कि सरकार दूसरी आ गई थी, 1980 में चेंज हो गई दोबारा सरकार, दोबारा इंदिरा गांधी जी दोबारा आ गई, मोरारजी देसाई जी अब चले गए, सरकार उनकी गिर गई। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपने पहले LPG पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा हो तो थोड़ा समझ लीजिए। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, इसको हम एक अलग क्लास में या अगली क्लास में ही पढ़ेंगे। इसको LPG को बहुत अच्छी तरीके से और इसकी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उदारीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है और निजीकरण क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। इसने क्या बोला, तो ऐसा नहीं है कि 1991 में एकदम से क्या हुआ, एकदम से उन्होंने बोल दिया कि उदारीकरण करना है, नहीं। सरकार के मेन फोकस एरिया में ये था, लेकिन क्या हुआ, देखिए आपको एक एग्जांपल समझाते हैं कि एक बाइक या एक कार है, ये रोड है, ये एक कार है आपकी, आपकी एक कार है। ये कार पहले 20 की स्पीड में चल रही थी, फिर ये 25 की स्पीड में, फिर ये 30 की स्पीड में। इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये अपनी स्पीड बढ़ा रही है किसके प्रति, लक्ष्य के प्रति। लक्ष्य क्या है इसका, किसी स्थान पर पहुंचना। लेकिन हो सकता है कि इसके पास कोई फोन आए यहाँ से कि भाई जल्दी आ, थोड़ा जल्दी काम है। तो क्या होगा, ये जो 30 की स्पीड में चल रही थी अभी 30 तक पहुंच गया था, कहाँ से, 20 से स्पीड में। हो सकता है 30 से ज़्यादा डायरेक्ट क्या करिए 80 की स्पीड में आ जाए। तो वही बात हुई कहाँ पर, 1991 में, क्योंकि स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी अर्थव्यवस्था की। अभी हाल ही में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, उनका बहुत बड़ा हाथ था LPG में। तो हम एग्जाम्पल क्या दे रहे थे, तो 1991 में क्या स्थिति आई कि हमारे पास 14 दिन का सिर्फ खाने के लिए बचा, सिर्फ 14 दिन का, कि इसके बाद देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म। तो क्या हुआ, तो एकदम हमने गियर चेंज किया गाड़ी का। तो एकदम से हम क्या ले आए, LPG। तो ऐसा नहीं है हम कि LPG एकदम से ले आए, एकदम से हमने स्पीड बढ़ा दी बस।
लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण पर हम स्टार्टिंग से फोकस कर रहे थे सीधा सा। तो क्या होगा, इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके, अब मूल्य नियंत्रण क्या है, अब आप एक चीज देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया भारत ने। भारत ने क्या किया, आयाति के पश्चात की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल दो प्रकार का होता है। क्या, एक होता है समाजवादी मिश्रित, एक होता है पूंजीवादी मिश्रित। अब आप नाम से समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। यानी मिश्रित लेकर को तो चलेंगे हम, पेरेंट्स करके रखकर चलेंगे, लेकिन हमारा प्राथमिकता यानी जो झुकाव होगा वो क्या होगा, समाजवाद की ओर होगा। तो 1991 तक कैसे चला समाजवाद की ओर, और आज तक जो चल रहा है, वो अभी जो वर्तमान में चल रहा है 1991 के बाद से, वो क्या चल रहा है आपका, मिश्रित पूंजीवादी मॉडल बाद में चल रहा है अभी तक, वर्तमान तक। तो क्या, समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। तो क्या करते थे पहले, सरकार समाजवादी थी तो जो निजी क्षेत्र जो भी कार्य करता था उस पर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते थे। वो बोलते थे कि देखिए सामान बनाना है तो ऐसे बनाना होगा, इन मापदंडों को ध्यान देना होगा, आपके मूल्य इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मतलब निजी क्षेत्र स्वतंत्र नहीं था उस समय। तो इस अर्थव्यवस्था, इस पंचवर्षीय योजना में उन्होंने क्या किया, मूल्य नियंत्रणों को समाप्त किया और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इससे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा जा सकता है। क्यों नेहरूवियन सोशलिज्म क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि जो सरकार का जो समाजवादी है, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको अपनाया किसने था, नेहरू जी ने ही तो अपनाया था। उन्होंने क्या बोला था कि निजी क्षेत्र पर हमेशा रेगुलेशन बनाया जाना चाहिए और भविष्य में भी ऐसे ही किया जाना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने खुद ने इसको हटाया। क्यों हटाया, क्योंकि समय की मांग थी, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ता है। तो ये वर्ड क्यों लिखा है, इसी स्टेटमेंट की वजह से बोला है। जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए 1976। आपको सभी को पता है 1975 आपातकाल लगा था, परिवार नियोजन कार्यक्रम किए गए, जबरदस्ती कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। मतलब अगर हम इमरजेंसी कोई पढ़ें तो 3 से 4 घंटे की क्लास हो सकती है, तो उस पर नहीं जाएंगे हम। तो आप समझे होंगे, अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो जानते हैं उस समय का, यानी जो राजनीतिक स्थितियां थी उस समय की, तो आप बहुत अच्छे से लिंक कर पाएंगे किसको, पंचवर्षीय योजना से। इसलिए आपसे बोला था क्या, जो प्रधानमंत्री सीरीज है एबीपी न्यूज की, उसको देख लीजिए एक बार, तो आपको इसको याद करने में रत्ती भर यानी 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब है आपका कौन सा, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए। अब शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड नाबार्ड की स्थापना हुई आपकी 1985 में, या सॉरी 1982 है या 82 है या 85 है, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है थोड़ा। आप एक बार देख लीजिएगा या अगली क्लास में आपको बता देंगे, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा एक बार, एक क्लास के बाद आप। तो नाबार्ड की स्थापना की गई। छठी पंचवर्षीय योजना कब होती है आपकी समाप्त, 85, 85। अब होता क्या है 85 में, 84 में क्या होता है आपकी, 1984 में दंगे होते हैं, 84-85 में क्या होती है, इंदिरा गांधी जी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उनकी। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना आती है, ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है आपके राजीव गांधी। देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये फैक्ट ऐसे नहीं है कि बिना मतलब के हैं, इसका मतलब डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तो पड़ता है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का विजन जैसे होता है, वर्तमान की प्रधानमंत्री है वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अनुकूल प्रधानमंत्री हैं, कि वो मतलब उनकी उम्र के हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर हम उनकी सोच को देखें तो किसी 30 साल या 35 साल के व्यक्ति की तरह उनकी सोच कि देश को कैसे आगे ले जाना है वो। तो उस समय राजीव गांधी भी एक युवा प्रधानमंत्री के रूप में आए, तो उनकी सोच टेक्नोलॉजी को लाने की थी। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, मतलब इन्होंने ही फोकस किया था टेक्नोलॉजी पर सबसे पहले। देखिए ये पॉइंट आ गया आप पर, मैंने जो आपको बताया, प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार किया गया। इन्होंने ही बोला कि देखिए आप जो काम हाथों से कर रहे हैं, अगर आप इसमें मशीनों का यूज करेंगे तो ये काम जल्दी होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अन्य उद्देश्यों में प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या था, प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो ये आपका क्या है, मेन कीवर्ड है आपका। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन, सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। अब छठवीं पंचवर्षीय योजना जो पहले थी
ने साथ ही पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया, क्योंकि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, ये लगभग इसको आप सफल मान सकते कि हाँ, इसने कार्य किया था। तो इससे क्या हुआ, सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इसने क्या किया, पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि सफलता तो हमको मिल चुकी है, अब हमको आगे कार्य करना है। लेकिन होता क्या था, इससे पहले क्या होता था, जैसी पंचवर्षीय योजना हुई, हमने बनाई, तो वो अपने लक्ष्यों को पूरा ही नहीं कर सकी, तो हमको क्या करना पड़ता था, लौट के दोबारा वहीं से शुरुआत करनी होती थी। जैसे कि यूपीएससी एग्जाम में होता है, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको लौट कर वहीं पर वापस आ जाना है। आपका इंटरव्यू भी नहीं हुआ तब भी आपको लौट कर कहाँ पर आ जाना है, प्रीलिम्स में आ जाना है वापस। तो वही बात होती थी। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना ने परिणाम अच्छे दिए, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हमको पता लग गया कि हम यहाँ तक तो आ गए हैं, अब हमारा उद्देश्य है इकोनॉमिक ग्रोथ को और आगे बढ़ाने का। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, भारत को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। ये वर्ड गलत लिख गया, विरोधी नहीं होगा। हाँ, सही है ये स्टेटमेंट, गरीब थोड़ी है, सही है स्टेटमेंट। गरीबी विरोधी, यानी इसने क्या बोला था, वही जो इंदिरा गांधी ने आपको नारा दिया था, क्या, गरीबी हटाओ गरीबी भगाओ वाला, तो इन्होंने भी इसी को रखा, प्रौद्योगिकी को रखा। 2000 तक के आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने बोला कि सन 2000 तक हमको अपना रोड मैप कैसे रखना है। थी ये पंचवर्षीय योजना यानी 1990 तक, लेकिन इनका रोड मैप था वो था 2000 तक, कि हमको प्रौद्योगिकी को 2000 तक कैसे डेवलप करना है, सीधा सा। अब बात करते हैं 1990 और 92, वही बात, स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी अर्थव्यवस्था की। समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। एक और इतनी बड़ी जनसंख्या देश की, और एक और देश का एक शासन, हो सकता था स्थिरता आ जाती, तो हो सकता था कोई दूसरा देश युद्ध कर देता, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम उसका सामना कर सकते। तभी एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए। इसमें कई सारे लोगों का योगदान है, जिसमें सबसे प्रमुख योगदान किसका माना जाता है, माना क्या जाता है, इन्हीं का योगदान था, मनमोहन सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री। इस समय क्या था, नरसिम्हा राव जी ने इनको क्या बनाया था, वित्त मंत्री बना दिया था। उन्होंने बोला था कि भाई अब तुम ही संभालो जो है, हमसे तो नहीं संभाल रही हो। तो 1990 तक आपकी क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। अब होना क्या था, आठवीं पंचवर्षीय योजना आनी थी, लेकिन स्थिति नाजुक हो गई थी, इसलिए क्या लाई गई, उन्होंने बोल दिया कि 2 साल का आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक का मतलब है कि बारी बारी से एक एक साल की आप वार्षिक योजना ले आइए, कि 1990 से लेके 1991 तक, 1991 से लेके 1992 तक। पंचवर्षीय योजना बाद में देखेंगे। इसी टाइम पर क्या आया आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सीधा सा। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब आई, 1992 से लेके 97 तक। इसने क्या दिया, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी कि आपको किसी भी पंचवर्षीय योजना को ऐसे नहीं पढ़ना है कि इसको अलग पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है। ये एक दूसरे का विकास ही है, ये चरण है। चरण कैसे होता है, पहले 5 साल का जब पहले 1 साल का बच्चा होता है, वो बोलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, बोलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। तो एक चरण होते हैं, तो उसमें से निकलना पड़ता है। तो ये पंचवर्षीय योजना आप 1951 से देखेंगे कहाँ तक, लास्ट तक 2017 तक। तो आप देखेंगे ये विकास ही है। दूसरी जो लास्ट आप पंचवर्षीय योजना थी, उसका अगला रूप क्या था, अगली पंचवर्षीय योजना। तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि देखिए 1985 में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया था, यानी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया। तो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया तो क्या आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया था। तो इसने भी क्या बोला कि उद्योगों को आधुनिकीकरण करना है। 1 जनवरी 1995 को क्या बनाया गया, WTO का सदस्य बना कौन, भारत। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि, वही ये सारे वही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज थी, विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया। अब ये वही समय है जब आपके पंचायत या अधिनियम आते हैं, आपके पंचायत के लिए अधिनियम आते हैं 1992-93 में। तो क्या किया, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, जैसे सरकार पहले काम कैसे करती थी कि सरकार है, ये बड़े उद्योग हैं, ये एग्रीकल्चर है, ये छोटे छोटे उद्योग हैं, ये ग्राम हैं, ये लघु कुटीर उद्योग हैं। सरकार काम करती थी पहले ऐसे,
अब काम करेगी कैसे? ऐसे, सीधा सा। अब आधी पंचवर्षीय योजना में यही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब देखेंगे हम 9वीं। स्वतंत्रता के अब 50 साल बीत चुके थे अब, क्योंकि 1947 से क्या आ गया था, 97। अब इस समय प्रधानमंत्री भी एक नए प्रधानमंत्री आए, जिनकी सोच अलग थी। देखिए, हर प्रधानमंत्री अलग सोच लेकर आते हैं, लेकिन कुछ प्रधानमंत्री क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, मतलब अलग ही आते हैं, उनका विजन अलग होता है राष्ट्रवादी रूप में। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बड़ा अलग आता है। जैसे कि राजीव गांधी का नाम किसके संबंधित आता है? प्रौद्योगिकी। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का संबंध किससे आता है? एग्रीकल्चर को लेकर। इंदिरा गांधी जी का नाम क्यों आता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का, यानी सीधा सा फैसला ले लेती थी, बिना उसके किसी से डरे या बिना किसी दबाव के। नेहरू जी संतुलन के आधार पर, और उनका औद्योगिकरण। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। अब इनकी मुख्य क्या था? गरीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य। और इन्होंने बोला कि देखिए, बार बार गरीबी हटाओ नारे से कुछ नहीं होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि गरीबी का पूर्ण उन्मूलन हो। यहाँ पर इनकी गरीबी का मतलब ये नहीं था कि सभी अमीर हो जाएं। इनका कहने का मतलब सीधा सा ये था कि भारत में एक भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही हो। तो इनका लक्ष्य क्या था? पूर्ण उन्मूलन। अब इन्होंने क्या देखिए, समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास के सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से प्रयास किया। यानी जो मॉडल आप क्या देखते हैं, ट्रिपल पी मॉडल। प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसकी फुल फॉर्म है आपकी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ट्रिपल पी मॉडल। जो ट्रिपल पी मॉडल आप आज आंसर्स में लिखते हैं, उनके जनक इन्हीं को बोल सकते हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी को। मतलब अपने समय से आज से 20 साल आगे थे ये व्यक्ति। इन्हीं आज आप जो भी विकास देखते हैं, उसका जो चिंगारी देके गए थे, उसका जो बीजारोपण किया गया था, वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तीव्र विकास और लोगों की जीवन की गुणवत्ता। जिस जीवन की गुणवत्ता के बारे में आज बात करते हैं आप, किसमें? एसडीजी में बात करते हैं। 2015 में किया गया ये कार्य था यूएनडीपी द्वारा, लेकिन यही बात वो उस समय कर रहे थे। कब? 9वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 1997 से 2002 के बीच में। इसके अलावा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता, बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। 2002 आपको पता ही होगा क्या हुआ था। 2001 आपका क्या आया? शिक्षा का अधिकार। अब आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना। अब इन्होंने क्या बोला था? देखिए, देश में तो हम संभाल ही रहे हैं, अब क्या करना? हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारा व्यापार घाटा कम होगा। व्यापार घाटा क्या होता है? अगर हम, जैसे हमने एक क्लास में समझ लिया था कि व्यापार घाटा क्या होता है। अगर हम ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं किसी से, तो हम हमेशा घाटे में रहेंगे। तो हम क्या बोल रहे थे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, इतना एक्सपोर्ट कर लो कि हमको व्यापार घाटा ना हो, सीधा सा। तो ये थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखते हैं आपकी 10वीं। हाँ, ये टोटल आ गए। तो आप जब यहाँ से, हाँ ये 10वीं लिखी यहाँ पर, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेके 7 तक। यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती है आपकी, कब होती है चेंज आपकी? 2004 में। 4 में चेंज हो जाती है। अब इसमें क्या था? समावेशिता, समान विकास, जीडीपी लक्ष्य। अब देखिए, आप जब ये पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो इसमें वही कार्य थे जो पहले उद्देश्यों में लिखे गए हैं। अब तो सिर्फ क्या करना था? रिपीटेशन हो रहा था चीज़ों का। असमानता कम करना है, गरीबी कम करना है, बस वही। लेकिन जो मूलभूत मूलभूत कार्य किए वो किसने किए? 9वीं पंचवर्षीय योजना तक जो भी कार्य किए गए वो क्या किए गए? मूलभूत रूप से, कि ये इनोवेटिव रूप से लाते थे कि हाँ हमको ये कार्य करना है। बल्कि जब आप 10वीं देखेंगे तो उसमें क्या होता है? आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। और यही कारण रहा हमारा क्या, तो 2017 में नई सरकार ने इसको हटा दिया गया, क्योंकि रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा था। रिपीटेशन ज़्यादा होने से कोई मतलब हानि तो नहीं थी, लेकिन हो क्या रहा था? वित्त पोषण भी गलत सेक्टर्स में जा रहा था। यानी एक ही चीज़ में आप बार बार वित्त पोषण कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं अनुकूल, तो समस्या हो रही थी। इसलिए 2017 में इसको समाप्त कर दिया गया।
इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैगिंग अंतराल को कम करने पर जोर दिया। अब ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए इसको। बस अब 11वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। शिक्षा का अधिकार 2009 में 10 में लागू हुआ। इसको ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी 2009। इसमें वर्ष 2009 तक सभी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर ही बल दिया गया। इसमें सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण है, ये वाला बस, और ये आपका ये लैंगिक असमानता। 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2012 से लेकर 2017 तक आपकी अंतिम, इसने क्या बोला, फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। इन वर्ड्स को आप मेंस में यूज करेंगे मुख्य परीक्षा में, इसलिए लिख लीजिए, अपने नोट्स के साइड में लिख लीजिए इसको। आपको पता ही है सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ हमने नहीं पढ़ी है, अभी बता देंगे आपको किसी भी क्लास में साइड में। बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे से मतलब क्या है, अपने आपके जो क्या है पोर्ट हैं यानी बंदरगाह हैं, आपके जो रोड्स हैं उन पर कैसे फोकस करना है, इनको बढ़ावा देना है, गांव की सड़कों को शहर की सड़कों से कैसे जोड़ना है, जो कार्य आप देखने को मिल रहे हैं उसमें बताया गया था कि कैसे करना है। और वही लैंगिक अंतराल, लैंगिक असमानता जो इसमें बोला गया वही इसमें बोल दिया गया। सिंपल सा रिपीटेशन हो रहा था 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक। अब इसको समाप्त क्यों किया, इसको और देख लेते हैं। एक कारण तो हमने आपको बता दिया कि रिपीटेशन हो रहा था। अब सरकार चेंज आई, जैसे कि हमने बताया था कि हर बार प्रधानमंत्री एक नई सोच के साथ आते हैं। तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनकी सोच बिल्कुल हटकर थी। वो जानते थे, वो समझ रहे थे कि देश की अब जरूरत क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो पारंपरिक आप कर रहे हैं ना, कि बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं कि ये योजनाओं में हर बार गरीबी बोल रहे कि गरीबी हटाओ, अब जरूरत है एग्जैक्ट करना क्या है अब वो कार्य करने की। तो इन्होंने बोला हम पंचवर्षीय योजना को 2017 से समाप्त करते हैं। अब हम 3 प्रकार की योजनाओं पर कार्य करेंगे, 3 वर्षीय, 7 वर्षीय, 15 वर्षीय। क्योंकि देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी का मानना था उस समय, या इस वर्तमान में जो सरकार, इसका मानना ये है कि हर चीज को 5 वर्ष में खींचना संभव नहीं होता, हर चीज की मांग अलग होती है। तो कुछ योजनाएं ऐसी होती है कि हमको उसका 3 साल में चेक करना पड़ता है कि ये काम कर रही है या नहीं। सेकंड, 7 वर्षीय रणनीति। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें हम कि किसी बच्चे का मैथ्स वीक है और उसकी इंग्लिश अच्छी है, और उसको क्या कर रहे हैं, मैथ्स के 2 टॉपिक याद करने को दे रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं कितना, 2 दिन, और इंग्लिश के टॉपिक याद करने को दे रहे हैं, फिर भी कितना दे रहे हैं, 2 दिन। तो 100% जब वो इंग्लिश को याद करके आएगा तो हो सकता है वो 100% टॉपिक को कवर कर लाए दोनों को, और उसका मैथ्स वीक का हो सकता है वो एक भी टॉपिक को अच्छे से कवर ना कर पाए। तो वही है, हर एक चीज़ की डिमांड अलग अलग होती है। तो हर एक योजना की डिमांड अलग अलग थी, इसलिए योजना को 3 भागों में बांटा गया, और उसका जो टाइमलाइन है वो बढ़ा दिया गया। 3 वर्षीय, आपका 7 वर्षीय, और आपका 15 वर्षीय। यानी जो रोड मैप आप लंबे ले जाते थे कि देश को यहाँ ले जाना है, तो वो 15 वर्ष में डाल दिए। आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मतलब हाल की हाल तुरंत, तो किस में डाल दिया, 3 वर्षीय। आपको पंचवर्षीय योजनाओं की तरह रणनीतियां बनानी, तो वो किस में डाल दिया गया, 7 वर्षीय रणनीति में। तो देखिए इस प्रकार हमारी ये योजनाएं आई 2017 के बाद सरकार ने चेंज की। बाकी हमने आपको ये भी बता दिया है कि इनको समाप्त क्यों किया गया। समाप्त इसलिए किया गया कि रिपीटेशन ज़्यादा आ रहा था। अब उनमें इनोवेटिव जो नवाचार है वो नहीं था, नवाचार। और वर्तमान में जो योजना बनाई गई इसमें क्या क्या, प्रौद्योगिकी की बात जो पिछली सरकारें करती थी या पिछली पंचवर्षीय योजना में बात की थी, उस प्रौद्योगिकी से ये प्रौद्योगिकी अलग बात कर रहे थे। कैसे बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे आपसे यूपीआई की, ये बात कर रहे थे आपसे डिजिटल इंडिया की, जो कि उन पंचवर्षीय योजनाओं में नहीं होता था। ये बात कर रहे थे आपसे स्टैंड अप प्रोग्राम्स, ये आपसे बात कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट पर। मतलब एक नया प्रधानमंत्री एक नया विजन लेकर देश को सबसे आगे रखने का उद्देश्य, तब उन्होंने ये फैसले लिए। अब इस तरह से हमने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। अब हम अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में एलपीजी की स्थितियाँ क्या बनी, कैसे बनी, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसने क्या इफेक्ट डाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या थे,
अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं फर्स्ट क्लास से, उन सभी क्वेश्चंस को यूपीएससी में जो भी पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। किस पर? नॉलेज हमको हो गई है, हमको क्या क्या पढ़ना था हमने ये भी देख लिया है। नॉलेज कितनी होनी चाहिए, नॉलेज हमारे पास है। साथ में एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, एलपीजी वाली में।